हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं और साथ साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी भी बिल्कुल फ्री करवाई जाती है। और जैसा कि कल का जो एग्जाम हुआ है संस्कृत का क्लास 10th वालों का टर्म 1 का, उसके रिस्पॉन्स से और उसके रिजल्ट से तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स पढ़कर भी हमें इतनी खुशी हुई, ऐसा लगा कि जैसे ये एग्जाम हम ही ने क्लियर कर लिया हो। बहुत अच्छे से बच्चों ने सभी ने बताया कि मैम 39 आउट ऑफ 40, 40 आउट ऑफ 40 फुल मार्क्स आए, बहुत अच्छा पेपर आया। बस यही तो खुशी हमें चाहिए थी, इसीलिए तो इतने दिन से हम एमसीक्यूज पे मेहनत कर रहे थे और उसका रिजल्ट भी आखिरकार मिल गया अपने क्वेश्चन पेपर के साथ में। देखकर तो हम भी बहुत खुश हुए। हमें भी जैसे ही पता चला कौन सा सेट आया, अच्छा सेट 4 अपन को मिला हुआ है, उसको आज सॉल्व कर लेते हैं हम। अच्छा तो उसमें चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो अपन को बैठना नहीं है, सुनना नहीं है, उठाइए क्वेश्चन पेपर अपना, ठीक है। और उसमें क्या लेके बैठना है, अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उसमें लिखते जाइए, पेपर में टिक लगाते जाइए कि कौन कौन से आपके आंसर सही हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताना कि मैम देखिए इतने आए, लेकिन बताना जरूर कि मैम हमने इतने सही करके आए हैं, ठीक है, जिससे हमें भी पता चलेगा ना कि बच्चों ने कैसा किया, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आपका आया था। और देखते जाइए कि जो अभी लास्ट का वीडियो बनाया था तो उसमें जो संधि बताई थी वही आ गए हैं ये सारे क्वेश्चन। तो पहला हमारा जो प्रश्न था, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम संधि पदम संधित छेद पदम व चिनुत, यानी रेखांकित जो पद हैं उसमें संधि पद को या फिर संधि विच्छेद पद को चुनना है विकल्पों में से, ठीक है। तो हमने पहले अपने एमसीक्यू में कितने सारे कर रखे हैं, तो और जो लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था यही वाला अपना प्रश्न आ गया। स्यान, स्यान कहाँ से बना था हमारा, स्यात और न में से। अच्छा हमने पहचान क्या बताई थी आपको कि आधा पंचम वर्ण जहां मिलेगा समझ जाना अनुनासिक हो रही है, और अनुनासिक में क्या करना है, पांचवें को पहले में परिवर्तित करना है अगर विग्रह कर रहे हैं तब, और जब संधि कर रहे हैं तो पहले को आखिरी में परिवर्तित कर देना है। तो यहाँ पे वही होना था, आधा ना, आधा माँ, आधा इंगा, आधा या, जहां दिखे उसको, उस अक्षर को, उस वर्ण को अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल देना था। तो यहाँ पे आधा ना हमें मिल गया था। आधा ना मिला तो उसको करना क्या था, ना किस वर्ग में आता है हमारे, त थ द ध न, ता वर्ग का 5वां अक्षर होता है, तो बस 5वें को उठा के पहले में परिवर्तित कर देना था। अच्छा ना हमारा आधा था, तो जो ता आएगा वो भी कैसा आना था, आधा ही आना था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जैसा अक्षर बीच में हो अगर पूरा हो तब तो उसको अपने जो स्वर उसके अंदर है उसके साथ में अलग करना, और आधा हो तो कुछ मत करना, आधे की जगह पे आधा ही उठा के रख देना। तो यहाँ पे आधे ना की जगह पे क्या आना है बताइए, ता वाला आएगा या आधा वाला आएगा, आधा वाला आएगा। बच्चे सियात और ना करके ही आए हैं और उन्होंने हमें बताया है उसमें। आगे दूसरा देखते हैं, तनु पेशयद भ्रमदी। देखिए ये वाला भी उदाहरण बताया था, जरा वीडियो खोलिएगा मिलेगा आपको, देखिए उसमें लिखा था पेशयद भ्रमदी। तो हमने क्या बताया था, इसको तो हमने और तोड़ के भी बताया था कि कभी आपको ऐसा लगे कि द पूरा हो तब तो उसको आधे द और आ में तोड़ना, और जब आपको द आधा मिले, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, इस चीज को हमने बताया भी था कि जब आधा मिले अक्षर तब तो सीधा उसको आधे अक्षर में ही बदलना, पूरे को पूरे में तोड़ते हैं और जो आधा वर्ण होता है उसको आधे में ही परिवर्तित करते हैं। भाई व्यंजन के स्थान पे व्यंजन चाहिए, तीसरे के स्थान पे पहला चाहिए, जशतु संधि का यहाँ पर हमारा ये उदाहरण था। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हुआ, आधे ता वाला पेशयत भ्रमति, ठीक है। आगे लिखा है, अयम एकः तावत, विसर्ग के बाद त आ जाए, विसर्ग के बाद च आ जाए, विसर्ग के बाद हमारा ट आ जाए, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, सा में बदल जाता है। सत्व संधि का नियम आ गया यहाँ पर। देखिए अयम एकः, क्या करना था इसमें, विसर्ग को, विसर्ग हमारे विसर्ग के बाद क्या दिख जाए, विसर्ग के बाद च दिख जाए तो विसर्ग को शा में परिवर्तित कर देना, विसर्ग के बाद ट दिख जाए तो विसर्ग को शा में बदल देना, और विसर्ग के बाद अगर आपके सामने ता लिखा हुआ हो तो सा, सिंपल सा में बदल देना। बताया था सिंपल समोसे का सा, बताया भी था, उदाहरण भी दिया था जिससे याद रह जाए कि ता के साथ में सा आता है। क्यों बताए थे, ये भी बताया था कि उच्चारण स्थान होते हैं इनके समान होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होना था, सिर्फ विसर्ग के स्थान पर हमें सा में बदलना था। तो देखिए कौन सा बना, विसर्ग के स्थान पे सा किस में आया है, इसमें आया है, तो ये सी वाला हमारा सही उत्तर बन गया, ठीक है।
अच्छा, इसी का एक और उदाहरण उन्होंने कौन सा दे दिया, कश्चित। कश्चित को भी कई बार हमने तोड़ के बताया कि किससे मिलकर बना है, ये कह और चित से। और इसकी पहचान भी हमने बताई थी आपको कि बीच में श दिखे, बीच में स दिखे, बीच में श दिखे, समझ जाना ये सत्व संधि से आए हुए हैं। क्योंकि कहा था हमने कि 4 ही संधियां आनी है, स बीच में दिखेगा तो फिर उसको सिर्फ विसर्ग में बदल देना। तो यहाँ पे क्या करना है, केवल जो श लिखा था और उसको हमने तोड़ के भी आपको बताया था कि ये जो कश्चित शब्द है, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो कश अलग निकलेगा और चित अलग निकलेगा, क्योंकि जो छोटी की मात्रा होती है वो श की नहीं होती है। क्योंकि अगर श की मात्रा होगी तो वो आधा क्यों है, तो वो पूरा ही हो जाता है, इसीलिए श बाहर निकल आया, छोटी की मात्रा को चा को दे दिया और ये श के स्थान पे हो जाएगा हमारा कह चित। तो उत्तर हमारा बनना था कह चित, जो कि पहला वाला हमारा सही था उत्तर। आगे देखते हैं, अन्योपि मुच्यते महता भयात। देखिए उत्व संधि का नियम आ गया, विसर्ग के बाद 3 4 5 बोला था, बार बार रटवा रहे थे हम आपको। विसर्ग के बाद 3 4 5 दिखे तो विसर्गों को ओ की मात्रा में बदल देना। तो विसर्ग के बाद ये भ क्या कौन सा अक्षर आया हमारा, प वर्ग पढ़िए, प फ ब भ, कौन सा, चौथा अक्षर था, 4 नंबर का अक्षर था। तो विसर्ग किस में बदलना था, उत्व संधि के हिसाब से ओ में बदलना था। तो क्या करना है, विसर्ग को ओ की मात्रा में बदल देना था और भयात लिख देना है। तो उत्तर आया हमारा महतो भयात। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, जो समासिक खंड आया है हमारा, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रह व प्रदत्त विकल्पेभ्यः श्रुत्यानि। और उसमें करने कितने थे, प्रश्न चतुष्टयम, 5 में से 4 संधि करनी थी। यहाँ पर भी हमारे क्या करने हैं, केवल 4 करने थे आपको, ठीक है। तो लिखा है प्रपश्यामि ग्रामांते, ग्रामांते शब्द को पकड़ लेते हैं, बाकी तो नदी, निर्झर, पया, पूरम, ये सब चीजें हम अपन पढ़ ही चुके थे। ग्रामांते शब्द का अर्थ क्या निकल रहा था, हमने क्या कहा था, जहां पर का की के का भाव आए। इसका अर्थ निकल रहा था गांव के अंत में। जब हमने आपको पाठ पढ़ाया था उसमें समझाया था कि इसका अर्थ क्या, गांव के अंत में। गांव शब्द में काकी के का अर्थ निकल रहा था और हमने क्या बताया था, जहां पर आपको काकी के का अर्थ निकलेगा वहां पर विग्रह करते समय क्या करेंगे, पहले पद में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे और दूसरे वाले को जैसा का तैसा लिख देंगे। तो हमारा क्या बनेगा, ग्राम में लगा देंगे षष्ठी विभक्ति ग्रामस्य और अंते। और क्योंकि हमने ये भी बताया था आपको कि जब समास जो तोड़ेंगे उसको संधि के हिसाब से तोड़ेंगे, क्योंकि माँ में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है तो बड़े आ की मात्रा दीर्घ संधि से आती है, इसलिए बाहर जो निकला वो अंते निकलना था। ऑप्शन भी बता रहे थे कि अंते निकलना है, तो ग्राम शब्द अलग किया, अंते अलग किया, तो ग्राम में लगा दी षष्ठी विभक्ति। इस प्रकार से उत्तर जो हमारा बना वो बना बी वाला, ग्रामस्य अंते। अच्छा, दूसरा आ गया हमारा प्रतिवचनम। प्रतिवचनम का भी एमसीक्यू करवाया था हमने, बताया था प्रति शब्द जब आ जाए तो जो हमारा प्रति के बाद वाला जो अक्षर होगा उसको नपुंसक लिंग में 2 बार लिख देना। प्रतिदिन का दिनम दिनम इति या दिनम दिनम प्रति, ऐसे ही लिखा है प्रतिवचनम। तो क्या करना था, वचनम वचनम इति या वचनम वचनम प्रति। तो मेन जो चीज होती है, देखिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 जगह इस प्रकार से दे दिया कि बच्चे को लगे कि इति वाला सही है, लेकिन जब हमने बताया था कि विग्रह करते समय हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा पद होगा वो नपुंसक लिंग में टूटेगा। यहाँ पे क्या लगी है, यहाँ पर तो नपुंसक लिंग की तो है, लेकिन तृतीया विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचन में टूटना था, क्योंकि ऊपर भी प्रतिवचनम शब्द भी नपुंसक लिंग में था। इसलिए जो उत्तर बनेगा वो हमारा कौन सा बनना था, वचनम वचनम प्रति, ठीक है। और इसका हमने करवाया भी है आपको एमसीक्यू में, जरा पाठ देखिएगा। ये हमारा किसका था, द्वैरूप में के प्रतिवचनम, हमारा शायद ये चतुर्थ पाठ में से आया है प्रतिवचनम का, तो जिसमें हमने बताया था कि वचनम वचनम इति या प्रति दोनों ही चीजें आ जाएं तो हमें दोनों ही में से ही सही कर देना है। फिर ये हमारा लव कुशव शिशु लालन का आ गया ये हमारा, तो इसमें क्या बताया था, और ये हमने लास्ट वीडियो में भी इसका हमने विच्छेद करवाया था। तो इसमें क्या बताया था कि कुश में प्रथमा विभक्ति लगा देना, लव में भी प्रथमा विभक्ति लगा देना और दोनों के बाद में च लगा देना, तो अपना लव कुशव बन जाएगा। तो वही आ गया है ना। और ये भी कहा था कि विभक्ति देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुशस्य लवस्य भी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए दोनों में लगेगी तो प्रथमा विभक्ति से ही दोनों अलग होंगे। अच्छा, लव कुशयो अगर दे देते यहाँ पर, तब हम ये वाला कुशस्य लवस्य करते, तो अपन ने हमने ये समझा ही दिया था। तो बच्चे कुशह लवह च लिख के ही आए हैं।
आगे देखते हैं पुत्रस्य दैन्यम। अब समास करना हमने क्या बताया था कि समास करना सबसे सरल है, बस सिर्फ ये कर देना कि बीच की विभक्ति हटा देना और दोनों को जोड़ देना, आपका समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास हमने बताया था कि सबसे सरल समास अगर करना सबसे सरल होता है तो वो कौन सा होता है? तत्पुरुष समास, क्योंकि उसमें बीच में जो पहला पद है उसकी विभक्ति हटा दो और साथ में जोड़ दो। तो क्या करना था? पुत्रस्य में जो षष्ठी विभक्ति थी हटा दी, मूल शब्द पुत्र बन गया और दैन्यम से जोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारा? पुत्र दैन्यम। तो उत्तर हो जाएगा ए वाला हमारा सही। अच्छा, यहाँ पे कई बच्चों को लगा होगा विसर्ग देखिए, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बार बार बताया कि अनुस्वार और माँ हलंत कैसे होते हैं? एक ही भाई भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं, चाहे माँ अनुस्वार देखे या माँ हलंत देखे, बिल्कुल एक ही बात होती है। तो यहाँ पे जो सही होना है वो कौन सा उत्तर होना था? पुत्र दैन्यम। ठीक है। राजासनम, यानी राजासनम का अर्थ क्या बताया था? राजा का आसन। अब राजा शब्द में क्या आ रहा था? काकी केप का भाव आ रहा था, तो राजा शब्द में, राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? राज्ञः, और उत्तर बन जाएगा राज्ञः आसनम। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा हमारा तीसरा प्रश्न लिखा था, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चुनति। यानी प्रकृति प्रत्यय का संयोजन या फिर उसका विभाजन आप सही विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब कौन सा बताया था? रमणीय, चलित, ये सभी हमने टाप प्रत्यय में लास्ट वीडियो में ही बताए थे, रिवीजन वाले में। तो रमणीय शब्द का क्या बताया था कि जहां पे बड़े आ की मात्रा दिख जाए तो बड़े आ की मात्रा को बस हटा के टाप लिख देना। तो पूरा का पूरा तो वैसे ही लिखना था, रमणीय और टाप। तो यहाँ पर देख लीजिए किसमें सही था? अच्छा, दो जगह टाप लगा दिया था, उन्हें रमणी भी लिख दिया था टाप, और लेकिन हमें क्या करना था? हमें शब्द पूरा लेना था, क्योंकि सिर्फ हमें बड़े आ की मात्रा का परिवर्तन करना है, इसीलिए हमें रमणीय धन टाप हमारा सही उत्तर होगा। इसको तो हमने तोड़कर भी बताया था कि रम धातु है, उसमें अनियर प्रत्यय लगाया हुआ है, उसके बाद उसमें टाप प्रत्यय आया, पूरा बताया था। चलित का भी हमने आपको बताया था, अभी चलित भी आया है अपना। ठीक है ना। बुद्धिमान जने, बुद्धिमान के लिए हमने बताया था कि बुद्धि में मान वान जहां दिखे समझ जाना मत प्रत्यय है। तो बुद्धि में मैं कौन सा सही करना था? मत प्रत्यय। भाई शान अच त्वा मत, तो त्व आना था, लेकिन त्व लगने से तो त्व शब्द बुद्धित्व शब्द बनता। त्व लगने से मानवान कहाँ लगते हैं? मतु प्रत्यय से। तो भाई उत्तर हमारा आया ए। फिर हमने कहा था शीतल में त्व, कहीं पे भी त्व लगाना तो त्व तो जोड़ देना, लेकिन बाद में उसको नपुंसक लिंग बनाना है, यानी माहलंत लगाना है। तो यहाँ पे क्या बना हमारा? बताइए, शीतलत्वम या शीतलत्वम? तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा बी, शीतलत्वम। त्व तो लगाएंगे लेकिन माँ हलंत उसमें लगा देंगे। यहाँ पर उन्होंने एक गलती भी दे दी, बड़े आ की मात्रा वाली दे दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, त्व का त्व ही रहता है, बस माँ हलंत अकेला लगा दिया जाता है। आगे कहते हैं समीर चालिता। तो देखिए चलित शब्द आ गया, चालित चलित शब्द आ गया। बताया तो चल धातु में इक्त प्रत्यय लगाते हैं, फिर णिनि प्रत्यय लगता है, इसके बाद टाप लगता है। और हमने कहा भी था कि आपको साधारण सा भी इतना ना पूछ के वो सिर्फ साधारण पूछ लेंगे, तो उन्होंने आपको साधारण ऑप्शन ही दे दिया कि चालित शब्द का बड़े आ की मात्रा हटाइए, टाप लगा दीजिए। बार बार कहा था टाप प्रत्यय की केवल बड़े आ की मात्रा बच जाती है और अंत में जाके लग जाती है। तो हमारा जो उत्तर बनना था कौन सा? टाप प्रत्यय वाला। आगे देखते हैं बल मतुप। और जब हमने कहा था मतुप प्रत्यय को जब जोड़ने के लिए आए, तोड़ना तो बहुत आसान था, मानवान जहां दिखेगा वो भाई हमारा उत्तर बन जाएगा जुड़कर। लेकिन हमने कहा था तोड़ने को तो ये हो गया, लेकिन जब जोड़ने की बात आई थी तब हमने क्या कहा था? आगे पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि अब जब बल शब्द है, बल शब्द कैसा है? अकारांत है, अ से अंत है। और क्या कहा था हमने? अकारांत शब्दों में मतुप जब जुड़ेगा तो वो वान बनेगा। बाकी की बुद्धि छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा के साथ में मान बनता है, और बड़े आ की मात्रा के साथ में वान वती बनता है। वत वान और वती बनता है, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या करना था? जब हमने जोड़ने के लिए बोला था कि आगे पीछे देख लेना, स्त्रीवाची हो तो वती बना देना, आगे पीछे पुरलिंग हो तो क्या बना देना? वान बना देना। तो यहाँ क्या बनना था? बुद्धि के मतलब के बाद में क्या लिखे थे? जन लिखे थे, और वो भी एक वचन में, एक वचन में लिखे थे जन। तो यहाँ पे जो हमारा बनना था वो क्या बनना था? बलवान। क्या बनेगा? बलवान बनेगा। फिर आगे देख लेते हैं, तो उत्तर हमारा बना बी।
फिर आया वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन बहुत ही सिंपल आए, बहुत ही साधारण से आए, बिल्कुल मतलब क्या कहा है, देखिए तान्या क्या कहा था हमने कि आपको अगर ये देखिए, अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि जो हमारा वाक्य है उसमें जो कर्ता है प्रथमा विभक्ति में दिखे, तब हमने क्या कैसे नंबर याद करवाया था आपको कि साधारण वाक्य में तो एक दो के हिसाब से चलता है और तीसरे नंबर की जो क्रिया है वो एक के हिसाब से आ जाती है, यही बताया था। तो यहाँ पे दोनों चीजों ने बताया कि ये हमारे कर्तृवाच्य का वाक्य है, यानी तान्या जैसा का तैसा लिखा है, खादती वैसा का वैसा लिखा है। खादती तीतः अंति भी बता रहा है कि कौन सी है, परस्मय पद की क्रिया। परस्मय पद की कहाँ आती है, कर्तृवाच्य में बताया था। तो इसमें कौन सा नियम लगना था, एक दो, यानी एक के बाद जो कर्म आएगा वो दूसरे नंबर पे आएगा, यानी द्वितीय विभक्ति वाला आएगा। तो फल शब्द में द्वितीय विभक्ति कहाँ लगी थी, ए नंबर पे फलम में, तो हमारा उत्तर बन गया फलम। ठीक है, तो तान्या फलम खादती। अब इसी के बाद हमने फिर आपको वाच्य परिवर्तन में बताया था कि जहां पे ते एते अंते दिख जाए समझ जाना, और अगर वहां पे कर्ता लगाना हो तो तृतीया विभक्ति का उठा के लगा देना। तो यहाँ पे देखिए किसमें तृतीया थी, अहम में प्रथमा, माम में हमारी द्वितीय, मह्यम में चतुर्थी और अस्माभि में हमारी तृतीया विभक्ति। तो कौन सा उत्तर आया हमारा, अस्माभि। और ये अस्माभि और अहम वाले हमने बहुत सारे उदाहरण करवाए ही थे। चित्राणी दृश्यन्ते का तो शायद एक करवाया भी था हमारा, उसमें वाच्य परिवर्तन में देख लीजिएगा। भगिनी ओदनम, अब भगिनी शब्द कैसा है, बड़ी ई की मात्रा, ई कारांत है, कैसा है, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति है तो क्रिया कौन सी आएगी, परस्मय पद वाली। भगिनी एक वचन है, हमने क्या कहा था, क्रिया पहचानने के लिए अगर कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य पहचानना कैसे बताया था कि ये एक दो, यहाँ पे प्रथमा हो यहाँ पे द्वितीय हो, तो क्रिया कैसी आएगी, परस्मय पद की आएगी। परस्मय पद का अर्थ क्या बताया था, तीतः अंति सीथा था। तो यहाँ पे इसका पुरुष वचन पहचानेंगे, कहेंगे भगिनी प्रथम पुरुष, एक वचन है तो उसके लिए आती है हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ती, शुरुआत ही वहीं से होती है, तीतः अंति, तो ती सबसे पहले हमारी एक वचन में लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं त्वया। अब त्वया शब्द कहाँ से आ गया हमारा, तृतीया विभक्ति वाला, त्वम का आ गया त्वया। अब जैसे ही तृतीया विभक्ति आई है तो अब हमारी जो धातु होगी ते एते अंते वाली आएगी। अब ते एते अंते कहाँ से आएगी, अब यहीं पे कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ये बनाया, कैसे कि बच्चे देखेंगे यहाँ पे तो ये त्वम शब्द का है, तो ते एते अंते वाला, से एते धुए वाला, से वाला हम ठीक कर देते हैं, लेकिन हमने बोला था कि ध्यान रखना कि जब आपका कर्ता तृतीया में हो तो कर्ता को भूल जाना, क्रिया लगाते समय बिल्कुल भूल जाना, ये तृतीया वाले को देखना ही नहीं है, हमें किसको देखना है, फिर कर्म को देखना है। कर्म हमारा प्रथमा में हो जाता है। अब आप कहोगे किम तो प्रथमा में भी होता है, द्वितीया में भी होता है, लेकिन हमने क्या कहा था कि फलम और फलम एक जैसे दिखते हैं लेकिन विभक्तियां दोनों में अलग होती हैं, इसमें प्रथमा होती है, इसमें द्वितीया होती है। तो किम शब्द भी कैसा होता है, प्रथमा द्वितीया में समान होता है, लेकिन इसकी पहचान कब होती है कि ये प्रथमा में या द्वितीया में है, कर्ता करवा देता है। कर्ता एक नंबर पे होता है तो समझ जाते हैं कि कर्म दूसरे नंबर का होगा, निश्चित ही द्वितीय विभक्ति वाला होगा। और जैसे ही कर्ता तीसरे नंबर का पहुंचता है वैसे ही जो कर्म है वो पहले नंबर का आ जाता है, प्रथमा विभक्ति का आ जाता है। अच्छा, अब हमें क्या पहचानना था इसमें, किम शब्द का पुरुष वचन। तो अहम आवाम वयम नहीं था, त्वम योवाम यूयम नहीं था, तो ये प्रथम पुरुष का हो गया, और प्रथम पुरुष के साथ में किम हमारा एक वचन का हो गया, क्योंकि अगर किम शब्द के रूप देखेंगे शब्द रूप नपुंसक लिंग में तो उसमें बनते हैं किम के कानी, तो किम कहाँ था, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो यहाँ पे हमें क्या लगानी थी, प्रथमा विभक्ति एक वचन का आत्मनेपद का रूप लगाना था, मध्यम पुरुष का से नहीं लगाना था, क्योंकि हमें थोड़ी ना त्वया को देखना था, हमें तो किम को देखना था। और किम का हमारा पुरुष वचन क्या था, प्रथम पुरुष एक वचन, तो उत्तर हमारा आना था क्री धातु। हमने बताया था कि जो ऋकारांत धातुएं होती हैं, वाच्य परिवर्तन के एमसीक्यू करवा रहे थे तो उनमें बताया था कि ऋकारांत धातुएं क्या बन जाते हैं, क्री का क्री बन जाता है, ह्री का ह्री बन जाता है, मृ का मृ बन जाता है, यानी छोटी की मात्रा और र उसके साथ में आ जाता है। नियम पढ़ लीजिएगा जरा, बताया था ये। तो क्री धातु क्या बन जाएगा, क्रियते, क्योंकि आत्मनेपद की धातुओं की टेबल हमने कैसे याद करवाई थी, ते एते अंते, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आना था, ते, उत्तर बना हमारा क्रियते। ठीक है,
अब आगे देते हैं, ये तो भाई समय बोधक आ गया, बहुत अच्छे वाले आ गए। समय तो सब करके आए होंगे, घटिका सब ने सही करी होगी, क्योंकि हमने क्या बताया था 30 मिनट देखें तो किसको सही करना है, सार्ध वाले को, तो हो गया। और आगे क्या लिखा है, सप्त, तो लिखा है सार्ध, सप्तवादने इसका पहला उत्तर सही। दूसरा कहते हैं 8, 8 किसको कहेंगे, अष्ट को, तो यहाँ पे ना सार्ध करना था, ना नव करना था, ना पादोन अष्टवादने करना था, केवल 8 बज रहे थे, इसीलिए हो गया हमारा अष्टवादने। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखा है 8:45, 45 के लिए क्या बोला था हमने आपको कि जब 8:45 को देखते हैं तो क्या बोलते हैं हम उसको, 8:45 बोलते हैं। पौने शब्द को किससे बताते हैं, पादोन शब्द से। और जो 8 वाली संख्या होगा, जो घंटा होगा, उसमें 1 जोड़कर ही बताना, तो क्या होगा यहाँ पे, नववादने। उत्तर हमारा बना सी वाला। ठीक है, आगे 9:30, 9:30 यानी 30 मिनट, 30 मिनट किससे बनते हैं, सार्ध यानी आधे हो गए, सार्ध नववादने वाला हमारा उत्तर यहाँ पर सही हो गया। आगे आ गया हमारा 12:15, तो सवा को क्या कहते हैं, 15 मिनट को क्या बताया था आपको, 15 मिनट को कहते हैं हम सपाद शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लिखा था, और द्वादशवादने तो सामने लिखा ही है 12, तो उत्तर हमारा बना था ए। ठीक है, आगे फिर कहते हैं वाक्यानुगुणन उचिता अव्ययम पदम चिनुत, यानी क्या करने थे, अव्यय चुनने थे। तो यहाँ पे बताया, ये तो हमने जब पाठ पढ़ा रहे थे तभी ये चीज बताई थी, व्याघ्रो अपि नष्ट गलबद्ध श्रृगाल, व्याघ्र भी अचानक से नष्ट भाग गया, गलबद्ध श्रृगाल कहा, गले गले में बंधे हुए श्रृगाल को लेकर अचानक भाग गया, जैसे ही वो दौड़ी थी उसके सामने। तो यहाँ पर कौन सा आना था, तो फिर आना था, धीरे से आना था, अत्र यहाँ आना था, या सहसा अचानक आना था। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर बना था वो कौन सा आया, सहसा। आगे देखते हैं यत्रास्ते सा धूर्ता, यत्र के साथ में तत्र, या और ता का हमने जोड़ी बताई थी कि यदा के साथ में तदा, यत्र के साथ में तत्र। तो यहाँ पे यत्र लिखा हुआ था तो हमें ढूंढना क्या था, तत्र ढूंढना था, तो तत्र गम्यता। आगे आता है सह दीनम इति जानम, वह दीन है ऐसा जानते हुए भी, तो क्योंकि स्वह आने वाले कल की बात नहीं हो रही थी, कुतः यानी कहाँ से नहीं आना था, यह बीते हुए कल की बात नहीं आनी थी, यहाँ पे भी अर्थ बताना था कि यह जानते हुए भी कृषक तम बहुधा पीड़ित, यह जानते हुए भी वह उसको पीड़ित करता है। ध्यान कर लीजिए, एमसीक्यू में भी ये बताया था हमने, ये देखिए यहाँ पे ये अव्यय पद छुपा हुआ है, और इसके बाद में पाठ पढ़ाया था तो उसमें तो हम खैर बताते ही गए थे, वहाँ की तो फिर बात ही अलग है। वहाँ तो एक एक चीज हम बार बार कह रहे थे कि जिसने पाठ साथ में पढ़ लिया है उसकी तो ये बिल्कुल, उसको तो एमसीक्यू देखने की भी जरूरत नहीं थी। फिर यहाँ पे यदा मेघा गर्जंती, हमने क्या कहा था कि यदा के साथ में ढूंढ लेना उसका भाई तदा, तो य और त की जोड़ी चल रही थी, यावत तावत, यदि तरही, और यत्र तत्र, और ऐसे ही यदा और तदा। तो यहाँ पे यदा लिखा हुआ था तो तदा को हमें ठीक कर देना था। फिर आते हैं अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित द्वे पदम शुद्धम अशुद्धम अस्ति, शुद्ध पदम विकल्पेभ्य चुनौती, यानी आपको क्या करना था, अशुद्ध पद जो दिए थे, अशुद्धि संशोधन सिखाया था कि जो अशुद्धित पद होगा वो रेखांकित कर दिया जाएगा, और उसको पहचानने के लिए आगे वाली चीजें पकड़ लेना, तो जो रेखांकित हो उसमें गलती ढूंढ लेना आगे वाली चीज को देख के। तो यहाँ लिखा था पठती, तो पठती क्यों गलत था, क्योंकि आगे जो कर्ता बना था, क्रिया गलत हो तो कर्ता ढूंढना, कर्ता गलत हो तो क्रिया को ढूंढना, कर्ता क्रिया एक दूसरे के साथ समान चलते हैं, तो हमने क्या कहा था कि क्रिया गलत हो तो कर्ता पे पहुंच जाना। यहाँ पे पठती जो है वो कौन से पुरुष वचन की थी, हमने क्या कहा था, ये चीजें अलग कर लेना कि ये हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और हमारा जो कर्ता है वो कौन सा था, मध्यम पुरुष और बहुवचन का। तो हमें जो उत्तर सही करना था वो किसका करना था, मध्यम पुरुष बहुवचन वाला। तो मध्यम पुरुष की क्रिया कैसे रटवाई थी, सी तह तह, ती तह अंति, सी थह थ, तो अंत में क्या आना था, थ वाला, तो थ कहाँ लिखा था हमारा, पठत, ए नंबर पे ही लिखा था। आगे लिखा है आम्रम, ये आम्र वाला हमने करवाया भी था कि आम्र शब्द कैसा होता है हमारा, भाई नपुंसक लिंग होता है, तो उसके जो रूप बनते हैं कैसे बनते हैं, आम्रम, आम्रे, आम्राणी। और यहाँ पर उन्होंने वचन संबंधी गलत कर दी थी, क्योंकि यहाँ जो लिखा था अनेकानी यानी अनेक, और संति भी कह रहा था कि हैं, वृक्ष पर अनेक हैं, क्रिया कह रही है कि बहुवचन है, और कर्ता कह रहा था कि एक वचन, तो गलती जो होगी उसको सही करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना था, भाई क्रिया कह रही थी कि बहुवचन का है कर्ता, तो आम्र को क्या करना था,
बहुवचन का बनाना था। रूप क्या बताए थे? आम्रम, आम्रे, आम्राणी। लास्ट वाले वीडियो में ही देख लीजिएगा। तो उत्तर हमारा क्या बना? आम्राणी। ठीक है, तो ये उत्तर सी हो गया सही। अयम मम सखी अस्ति, यह मेरी सखी है। हमने कहा था ये लिंग संबंधी गलती ऐसी कर देंगे कि एषः जैसे बालक के लिए आता है और लड़की के लिए एषा आता है, तो उसके स्थान पे अदला बदली कर देंगे, कह देंगे एषा बालकः और कह देंगे एषः बालिका। इस प्रकार की हमने गलतियां आपको बताई थी। लिंग संबंधी जो गलतियां होंगी वो ऐसी होंगी। भाई सर्वनाम किसी का पुरलिंग का स्त्रीलिंग के साथ में जोड़ देंगे, स्त्रीलिंग का पुरलिंग के साथ में जोड़ेंगे। तो इन्होंने अयम जो शब्द था वो सर्वनाम, अयम का भी अर्थ यह होता है, इदम के ये रूप होते हैं। अयम पुरलिंग के लिए होता है और इयम हमारा स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे जो उत्तर हमारा बनना है वो स्त्रीलिंग वाला, क्योंकि आगे क्या लिखा था? मम सखी अस्ति, सखी आना था, इसलिए यहाँ पे जो उत्तर बनेगा वो इयम बनेगा। आगे देखते हैं, राधा श्वः मम गृहम आगच्छत। अब देखिए हमने क्या कहा था, अगर क्रिया, अब यहाँ पे आपको देखे कि राधा भी ठीक है, एक वचन की है, और यहाँ पे क्रिया भी एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो फिर गलती कहाँ है? तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि पूरे वाक्य में देखना कि कहीं लकार संबंधी गलती तो नहीं कर दी है इनने। तो यहाँ पे उन्होंने देखिए जो श्वः यानी आने वाले, कल वाली बात बताई थी। हमने कहा था एक कालवाची आपकी गलती, अशुद्धि भी जरूर आएगी, तो उसी में से आ गई। हमने कहा था जहाँ स्वः दिखे वहाँ भविष्यकाल की क्रिया लगाना, ह्यः दिखे भूतकाल की लगाना, अद्य दिखे वर्तमान की लगा देना। तो यहाँ स्वः दिख रहा था, कौन सी लगानी थी? भविष्यकाल की। अच्छा, भविष्यकाल की दो क्रियाएं थी, गमिष्यति और आगमिष्यति। तो भाई किसको सही करना था? गमिष्यति को कोई आगमिष्यति? तो भाई यहाँ जब आ दिखा रहे हैं कि आगच्छ वाली बात हो रही है, आने की बात हो रही है, तो जाना थोड़ी ना होगा कि ऐसा होगा कि बदल क्रिया को बदलने तो हम उसका अर्थ ही बदल दें। भाई गम का अर्थ जाना और आगम का अर्थ आना। तो यहाँ आगच्छ यानी आने की बात हो रही थी, तो उत्तर भी आएगा आगमिष्यति। भाई क्यों हम आ को छोड़ दें, वहां आ तो हम उत्तर भी आ वाला ढूंढ लिया। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया डी। आगे देखते हैं, रेखांकित पदानि आधृत्य समुचित प्रश्नानाम प्रश्नवाचक पदम चुनित, यानी प्रश्नवाचक शब्दों को चुनना था, प्रश्न निर्माण करना था, और जिसको कि करवाने का अपने पूरे पाठ के आ गए, कहीं से नहीं आए। जैसे धेनु नाम, हमने क्या कहा था? धेनु शब्द में नाम लगा है, नाम नाम कहाँ आता है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन बोला था। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का नाम नाम दिखता है, तो वैसा ही हमें प्रश्नवाचक शब्द देखना था। तो क्या आना था भाई? और सब में किम में नहीं दिखा रहा था, कीदृश नहीं दिख रहा था, कीदृशाम का साम में लगा हुआ है कि धेनु हमारी स्त्रीलिंग है। भाई पुरलिंग होता तो केशाम हो जाता, स्त्रीलिंग है इसलिए कासाम हो गया। आपको ये हमने बार बार बोल रहे थे प्रश्न निर्माण में कि यही करना है, लिंग विभक्ति वचन पहचानना है, लिंग विभक्ति वचन के हिसाब से कासाम हमारा सही हो गया, और ये हमने करवाया भी है आपको एमसीक्यूज में। महियम में भी हमने बताया है कि महियम शब्द के लिए क्या आना था, क्योंकि महियम में चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ जो उत्तर बनेगा वो चतुर्थी विभक्ति वाला कसमई बनेगा। सिर्फ विभक्ति पहचानते हैं, हमारा उत्तर मिल जाता है। मानुषात विभेति, ये भी हमने करवाया है। इसमें भी देखिए आत लगाता, तो हमने क्या कहा था? आत जहाँ दिखे वहाँ कस्मात कर देना, पंचमी विभक्ति, तो यहाँ कस्मात हमारा सही उत्तर बन गया। आगे उद्याने कहा था, जहां सप्तमी विभक्ति हो तो या तो कस्मिन मिल जाए तो ठीक है, कस्याम मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो सप्तमी विभक्ति के लिए कुत्र बनाया जाता है, जो स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या बताया था कि जब आपके सामने कस्मिन ना मिले, कस्याम ना मिले और उद्याने शब्द यानी शब्द आपको बताया कि सप्तमी विभक्ति है, तो वहां पे कुत्र लगाना है। तो उत्तर हमारा बनना था कुत्र। फिर आगे लिखा था अन्येभ्यो दुर्बलः, हमने अन्येभ्यो पाठ में ही है, ये तो प्रश्न निर्माण पाठ में ही पहले ही करवा दिया। अन्येभ्यः क्या बोला था कि इसको अन्येभ्यः जो शब्द है वो किसके लिए है? अयम पुरलिंग बोल रहा है, दुर्बल भी बोल रहा है कि ये कैसा है? पुरलिंग है। तो यहाँ पे कौन सा आना था? काभ्य या केभ्य? भाई पुरलिंग वाली बात आएगी, क्योंकि दुर्बलः शब्द भी कह रहा था कि दुर्बल है, ये कहते हैं अयम, यह है अन्येभ्यो यानी अन्य में दुर्बल है, तो इसलिए अन्येभ्य जो शब्द आया वो कौन सा है? हमारा पुरलिंग वाला। तो यहाँ पर उत्तर भी हमारा बनना है पुरलिंग वाला केभ्यः। ठीक है, आगे लिखते हैं प्रकृत्याः। तो प्रकृति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग और उसमें तृतीया विभक्ति लग गई प्रकृत्याः, यानी प्रकृति के षष्ठी विभक्ति लग गई, तो क्योंकि विसर्ग ना होता तो हम उसको तृतीया में मानते हैं, या अकेला और याह लिखा है यानी षष्ठी विभक्ति, तो क्या करना था? षष्ठी विभक्ति। प्रकृति स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाची षष्ठी विभक्ति में जाना है। तो भाई
षष्ठी इसमें भी लगी है, षष्ठी इसमें भी लगी हुई है, दोनों ही कह रहे हैं षष्ठी विभक्ति, लेकिन प्रकृति शब्द को देखेंगे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग है, इसीलिए जो उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा, कस्याः। हम सिर्फ ऐसे नहीं कि ये बता कारण भी बताते जा रहे हैं कि क्यों, और ये तो भाई फिर आई गया उत्तर हमारे ध्वान्नम यानी ध्वनि, सामने ही ध्वनि शब्द दिख रहा है, हमने कहा था कि उसमें उचित अर्थ में आएगा उचितार्थ, उचितार्थ शब्दार्थ समुचितार्थ का अर्थ क्या है, सिर्फ शब्दार्थ हमें लिखने हैं, तो ध्वान्नम यानी ध्वनि और ध्वन शब्द सामने कह रहा है कि ध्वान्नम को ध्वनि से मिला दीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसमें सत्वरम तो हमने कितनी बार बताया कि सत्वरम शीघ्रम, ये हमारी शीघ्रता का अर्थ बताते हैं, ठीक है, तो शीघ्र सही हो गया। इसके बाद चलते हैं आखंडल, आखंडल वासव इंद्र, ये सब हमने किसके लिए बताए थे, आपको इंद्र के नाम बताए थे। जरा देखिएगा एमसीक्यू वाला चतुर्थ हमारे पाठ का, उसमें कितने हमने बताए थे कि आखंड जो समुचित अर्थ में समानार्थक में भी पूछ सकते हैं, और आखंड इंद्र के जो आपके पर्यायवाची हैं वो समुचित अर्थ में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा, इंद्रः। रसालम, रसालम का भी अभी जब लास्ट वीडियो में ही हमने ये अर्थ बताया था कि रसाल आम को ही कहते हैं, तो यहाँ पे जो उत्तर क्या होगा, आम्रम बनेगा। आगे कच्छिण, ये भी हमने बताया है, एक एक चीज ऐसी नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ कि जो हमने बताया ना हो। एमसीक्यूज के जितने भी वीडियो बने हैं, और कुछ तो बिल्कुल लास्ट के, तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए जो लास्ट के वीडियो के ही आ गए। कच्छिण यानी कठिनता से, तो हमने क्या कहा था, कच्छिण भारम उद्वहति, बार बार समझाते हुए भी कच्छिण बार बार बोल रहे थे कि जिससे समझ में आया कि कठिनता की बात हो रही है, तो काठिन्येन इसका सही उत्तर बन गया। आगे देखते हैं फिर भाषिक कार्य में कौन सा आया था हमारा, कर्ता क्रिया पहचानना, तो इसमें भी ये भी करवाए हैं, जिसमें कि बताया था कि कालायस चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, तो इसमें क्रियापद कौन सा है, घूमना, तो भ्रमति इसका सही उत्तर बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आ गया विशेषण पदम, तो क्रुद्ध कृषिवलः, पाठ समझाया तब भी बताया, एमसीक्यू समझाया उसमें भी बताया, और वही आ गया, देखिए क्रुद्धः कृषिवलः, कि किसकी विशेषता क्या बताना था, विशेषण बताना था कि कृषिवलः कैसा हो रहा था, कहा क्या कहा था, समान विभक्तियां देखना, तो दोनों में ही केवल समान विभक्तियां हैं, क्रुद्ध में और कृषिवल में, बाकी किसी में नहीं है। तो इसमें विशेषण क्या आ रही थी, क्रोधित शब्द आ रहा था, कृषिवल वल कौन था, किसान था, तो उत्तर हमारा कौन सा बनना था, क्रुद्धः। आगे लिखा है भृशम शब्द, इसका भी उत्तर बताया था कि ये जो क्या लिखा है, भृशम शब्द का पूछ सकते हैं कि भृशम को अत्यधिक कहते हैं या क्या कहते हैं, दोनों तरह से, तो इन्होंने समानार्थक या पर्याय पूछ लिया, तो अत्यधिक को क्या कहा जाता है, हमारा भृशम। आगे लिखा है अहमत्र भवतु जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अत्र कर्तृपदम के, यहाँ पे कर्ता छांटना था, तो हमने जब एमसीक्यू करवाया उसमें भी बताया था कि इस प्रकार के वाक्य में हमें क्या करना है, अहम शब्द अलग निकालना है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, शिशु लालन वाले में ये हमने बताया है। तो अहमत्र में से हमने बताया था कि अहम को अलग कर देना, वो आपका कर्ता हो जाएगा, यहाँ पर छुपा हुआ है, निकाल के भी दिखाया था कि अलग से निकाल लो, देख लो अहम लिखा है, तो यहाँ पे अहम शब्द, क्योंकि क्या कहा था हमने कि कर्ता जब आए तो क्रिया को देखना, वो ही बता देगा कि कौन सा कर्ता है, क्योंकि आमी जो लगा है वो कह रहा था कि अहम ही होगा, एक शामी, आमी आवह, आमी किसके लिए आती है, अहम के लिए आती है, तो ऐसे ही हमें कर्ता मिल जाएगा। आगे लिखा हुआ है सॉरी, एषः भवतु सौंदर्यावलोक लोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, यानी कौतूहल के द्वारा, हमने कहा क्या था, विशेषण विशेष्य जब आए, विशेष्य पूछा था यहाँ पे, ठीक है, विशेषण पूछ रहे थे, यहाँ पे विशेष्य शब्द पूछ रहे थे कि इसका विशेष्य क्या होगा, कि अब तो इसके लिए क्या करना था, हमें दोनों की ही समान विभक्तियां ढूंढनी थी, कि सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन, तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, कौतूहलेन। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सौंदर्य अवलोकित जनितेन, यानी सौंदर्य को अवलोकित करके यानी देख करके जो जनित यानी उत्पन्न हुआ उस कौतूहल के द्वारा, तो कौतूहल किससे उत्पन्न हुआ, क्या विशेषता थी, कि सौंदर्य को अवलोकित करने पर जो जनित हुआ यानी उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर कौन विशेषता, कौतूहल की विशेषता थी कि वो किससे प्रकट हुआ था, सौंदर्य को अवलोकित करने थे, तो यहाँ पे क्या बताना था, विशेष्य बताना था कि भाई किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे कौतूहल की विशेषता बताई जा रही थी, तो उत्तर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी।
आगे लिखा है सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। अब यहाँ पर कर्तरी पद पूछना था। कर्तरी के लिए हमने क्या बताया था, जब आपको क्रिया समझ में ना आए तो कर्तरी प्रथमा देख लेना। क्या कहा था, कर्तरी प्रथमा। प्रथमा विभक्ति किस में है, सह में है और व्याघ्र में है। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस में हमने कहा था जब सह और व्याघ्र में से कुछ ना मिले तो देख लेना कि यहाँ पर ऑप्शन में कौन सी किस में प्रथमा विभक्ति है, तो व्याघ्र में प्रथमा है, कर्तरी प्रथमा। कर्मणि द्वितीया, बार बार हमने ये इसीलिए सूत्र रटवाते थे कि जिससे याद हो जाए कि कर्ता ढूंढना है तो कर्तरी प्रथमा विभक्ति हम ढूंढ लेंगे, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आगे लिखा था बहून्य अपत्यानि में संतति सत्यम। पाठ में पढ़ाते समय, एमसीक्यू तोड़ते समय सब में ये तोड़ तोड़ के बताया था कि इसमें उत्तर जो लिखा है इसमें कह रहे हैं अत्र अल्पानी इति पद से विलोम पद कौन सा है, अल्प यानी कम। तो इसके लिए क्या कहा था, तोड़ के बताया था कि ये बहून्य अपत्यानि किससे मिलकर बना है, बहुनी और अपत्यानि शब्द से। अच्छा, अल्प भी कह रहा है कम, तो बहु कह रहा है बहुत, तो इसका जो उत्तर बनना था विलोम पद वो क्या बनेगा, सी। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कृषकः वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात। कृषक दोनों बैलों को लेकर घर को आ गया। तो उन्होंने कहा क्रिया बताओ, तो कहेंगे आ गया, आने की क्रिया हुई है, तो इसीलिए जो उत्तर बना वो होगा हमारा अगात। ठीक है, इस तरह से ये हो गया अपना पूरा पेपर सॉल्व। कारण भी साथ साथ में बताया क्योंकि कहीं पे आपको कंफ्यूजन ना रहे कि मैम ऐसा क्यों हुआ, उत्तर तो आया लेकिन ऐसा उत्तर क्यों आया, तो उसका भी हमने कारण बता दिया आपको। ठीक है, अब जैसे जैसे जो भी मार्क्स आए हैं मैच कर लिए होंगे, अपने जैसे ही मैच हो जाएं वैसे ही कमेंट में लिखते जाना, यहाँ पे बताते जाना कि मैम इतने मार्क्स आए। हमें भी खुशी होगी कि बच्चों ने, हमने इतनी बच्चों के साथ में मेहनत की, बच्चों ने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, तो उसका उन्हें रिजल्ट क्या मिला। ठीक है, हमें वेट करेंगे हम आपके कमेंट्स का, तो बताइएगा ज़रूर। अच्छा, और आगे के एग्ज़ाम के लिए भी ये बता देते हैं कि आपको अगर वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही हो यूट्यूब पे, तो वेबसाइट पे भी चले जाइएगा कि वहाँ पर भी आपको, आप जैसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे अपना पहले magnetbrains.com आप ओपन करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा, वहाँ पर आपको देखिए हर एक चीज़ को मेंशन कर दिया है कि आपको टर्म 1 एग्ज़ाम के हिसाब से कोई वीडियो सर्च करना हो तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एमसीक्यू बनना है, सैम्पल पेपर बनना है, या कुछ भी जो भी चीज़ें आपको ढूंढनी है सब यहाँ दिखेगी। एमसीक्यू सीरीज जाइए, आप सैम्पल पेपर पे चले जाइए, सॉल्यूशन पे चले जाइए, यहाँ पे हर एक पेज आपको क्लियरली मिलेगा। और जब उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको जैसे 10th क्लास एमसीक्यू सीरीज़ है तो उसके नीचे आपको 10th क्लास के सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, केवल अकेले संस्कृत के ही नहीं, हर सब्जेक्ट के, क्योंकि ये तो अपना पहला पेपर था और पहले पेपर में तो बहुत अच्छा बच्चों ने किया ही है, जिससे कि सारे टीचर्स का भी यहाँ पर सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के बच्चे बहुत अच्छा करके आ रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर सब चीज़ों को देखिए हर एक एमसीक्यू का लिखा हुआ है और वैसे ही हर एक टॉपिक आपको वहाँ मिल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का। अब आगे वाले सब्जेक्ट की भी तो तैयारी करनी है, हमारा पहला पेपर बहुत अच्छा हो चुका है, आगे वाले पेपर भी ऐसे ही करने हैं और पूरी तैयारी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे बिल्कुल फ्री में करवा दी जाएगी आपको। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, जैसे संस्कृत का पेपर दिया वैसे ही आगे वाले सारे आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हों, यही हम बार बार प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे चैनल को भी लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, बताते रहिए और भी बच्चों का भला हो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, फिर अब हम आपको करवाएंगे आपके टर्म 2 की तैयारी। तब तक के लिए धन्यवाद।